अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं पाक स्टडीज़ 302 का आगाज़, यानी कि आज से हम लोग इसकी कंप्लीट सीरीज़ करेंगे। मैं आपको इसकी इतने आसान करके बता दूंगी कि आप आसानी से या यूँ समझ लें कि आंखें बंद करके पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ज़हन नशीन रखनी होंगी। मैं इन वीडियोस को आपके लिए ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बना रही हूँ, यानी कि हर वो चीज़ जो आपके पेपर में आई है हमने उसे डिस्कस करना है। मैं आपको इसको इतना ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी कि आप आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर सकोगे। अब वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यानी कि जितनी चीज़ें भी मैं अंडरलाइन करूँगी हम उनके वो पेपर के रिलेटेड होंगी, यानी वो एमसीक्यूज भी थे, आपकी शॉर्ट भी थे और लॉन्ग भी थे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपके सिंपल रीड करती हूँ और अंडरलाइन कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ। जो बच्चे मेरे साथ शुरू से हैं, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो चीज़ मैं पढ़ाती हूँ वही चीज़ उनके पेपर में आ रही होती है और वो कितने आसानी से अपने अटेम्प्ट करते हैं पेपर। जो लोग नए आए हैं उनके लिए था कि आप लोग के लिए यही इम्पोर्टेंट था कि मैं जितनी चीज़ें डिस्कस करूँगी वो सारी इंपॉर्टेंट होंगी और आपको ज़हन नशीन रखनी होंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, काइंडली जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुराने भी जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। ये मेरा शिकवा पुरानों से भी है, देखें आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे होते हो, बस देखते हो। इवन सब्सक्राइब तो बहुत दूर बात, आप लाइक भी नहीं करते हो। पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं पसंद आती तो भी कमेंट कर दें, कोई इशू नहीं है। मुझे पता तो चले कि आखिर इसमें क्या चल रहा है, मैं उससे मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकूं। तो चलिए जी आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 1 है जी, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं जी पीपल इन इंडिया का। ये आपके पास एक मैप था, इसमें आपको पूरा इंडिया का एक नक्शा दिया गया है जिसमें सारा आपको शो किया गया। अब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, दैट इज़ कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि नॉर्दर्न साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। अब कहा यह जाता है कि अगर ये हिमालयाज के पहाड़ ना होते ना हमारे पास या सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदुस्तान के पास, तो क्या होता। देखें, अगर ये ना होते ना तो चाइना और रशिया की तरह ये एरिया भी सारा सारा बहुत ठंडा होता। एक और इसके बेनिफिट था, ये जो माउंटेन्स थे ना ये सर्व करते थे एज डिफेंसिव लाइन, जो कि हिंदुस्तान को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे थे। अब जब अटैक होते थे ना फ्रॉम नॉर्थ साइड रीजन, तो उन अटैक्स को ना ये पहाड़ लिमिटेड कर देते थे, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ते थे तो इतना ज़्यादा नॉर्थर्न को नहीं पता चलता था कि कैसे मूव करना है। आगे चल के हमें बताते हैं कि जो आर्यंस थे ना वो सब कॉन्टिनेंट्स में आए, लाइक अराउंड 1700 से 1500 बीसी के दौरान। अब आर्यंस तो आ गए सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हमें बताई गई कि इंडियन ओशन भी पाया जाता है साउथ साइड ऑफ हिंदुस्तान। अब जब इंडियन ओशन पाया जाता है साउथ साइड ऑफ हिंदुस्तान तो इसका बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। अब वो सिग्निफिकेंस क्या है, ये कनेक्ट करता है जी दो बड़े ओशंस को। अब उन ओशंस का नाम क्या था, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। याद रखें, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, हमें देता है इंडियन ओशन। अब हम वेस्ट साइड पर आते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेस्ट साइड है जिधर आज पाकिस्तान मौजूद है, ये मुस्लिम वर्ल्ड का था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ ममालिक जो हैं वो मुस्लिम्स के थे। या बहुत मैं सिंपल कर दूँ तो मैं कहूँगी कि इस्लामी दुनिया का आगाज़ जो है ना वो इस साइड से हुआ, यानी वेस्ट साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट से हुआ। और उसने वो इट्स रीच टू अरेबियन सी, उसने अरेबियन सी तक वसअत इख्तियार की और फिर इसने कनेक्ट कर दिया मिडल ईस्ट को। ऑन वन साइड, अगर हम अभी भी वेस्ट साइड के एक हिस्से को देखें तो हम देखते हैं कि अफ्रीकन नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चला जाता है और वहाँ से होता हुआ ये टर्की के पास पहुँच जाता है। अब ये कनेक्ट करता है नॉर्थ साइड कंट्रीज़ को। अब ये जो नॉर्थ साइड कंट्रीज़ थी ना, ये कम्युनिज्म ऑफ सोवियत यूनियन के नतीजे में वजूद में आई थी।
तो याद रखिएगा नॉर्थ साइड कंट्रीज जो थी ना वो इस्टेब्लिश की गई थी आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म ऑफ सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन में क्या हुआ था ये हम आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी हिस्ट्री है इसकी भी। अब हमें बताया जा रहा है कि ये जो रीजन था ना जो इसकी डिमांड करता था गवर्नमेंट से कि वो सेंट्रलाइज रहे इन नेचर इन ऑर्डर टू मेन द यूनिफॉर्मिटी इन द रीजन। अब आगे चल के हमें बताते हैं कि एक रीज़न हमें देते हैं ना कि हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान की अगर हम बात करें ना तो ये जो रीजन है इसने इसके अंदर बहुत सारे सेंट्रलाइजेशन के एम्फेसिस चल रहे थे, यानी हर चीज़ एम्फेसाइज करती थी कि उसे सेंट्रलाइज रखा जाए। अब सिलेक्टेड सेगमेंट्स को यूज़ किया गया हर कॉर्नर के लिए कि उनके अंदर उन्हें इस्तेमाल करते हुए मल्टीकल्चरलिज्म और सोशल डाइवर्सिटी को स्टार्ट किया गया। अब जब हम सेंट्रलाइज फॉर्म की बात करते हैं ना इन एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे पास आता है कि सोशो पॉलिटिकल होता है, उसमें जो चीज़ हमारे जहन में आती है ना दैट इज सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अगर आपसे कहा जाता है कि सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आपके जहन में क्या चीज़ उभरती है तो आप कहोगे कि इसकी वजह से हमारे जहन में आता है कि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट के अंदर चीज़ हो रही थी दैट इज अकॉर्डिंग टू सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड इनटू 3 मेजर एराज। 3 मेजर एराज के अंदर ये हिस्ट्री डिवाइड की गई थी। फर्स्ट वन था एंशियंट इंडियंस, सेकंड थे मेडिवल इंडियंस और थर्ड थे मॉडर्न इंडियंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंशियंट इंडियंस कौन थे। एंशियंट इंडियंस जो थे ना वो आर्यंस थे और ड्राविडियंस थे। अब अगर हम बात करते हैं मेडिवल इंडियंस के तो वो जी थे अरब्स, पर्शियन, तुर्क, अफगान एंड मुगल। अब ये सारे मुस्लिम्स थे ना। अब इन्हें नाम दिया गया मेडिवल इंडियंस का। आर्यंस और ड्राविडियंस ये दो अलग एक कौमें थीं जो इंडिया में आई और ये एंशियंट इंडिया की हम बात करें यानी पुराने इंडिया की। अब जो मॉडर्न इंडिया है ना वो कवर्ड बाय ब्रिटिश एम्परलिज्म। अब अगर हम ब्रिटिश के बारे में बात करते हैं यानी क्रिश्चियंस यहाँ आ गए थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की इंडिया के अंदर, तो वो मॉडर्न इंडिया उनके मरहून मिन्नत है। एंशियन इंडियन जो थे ना वो लोग लाए थे हिंदुइज्म को इस रीजन के अंदर मज़हब के तौर पर। आर्यन से पहले जो ड्राविडियंस रहते थे ना इंडियन के अंदर यानी नेटिव इंडियंस के अंदर तो उनके मुख्तलिफ मज़हब हुआ करते थे। अब मेडिवल इंडियंस जो थे वो मुस्लिम्स थे तो लाजमी बात है मुस्लिम इस्लाम था उस वक्त रिलीजन। अब हम देखते हैं हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो एंशियंट सिविलाइजेशन है सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो काफ़ी उनकी समझ लें रूट काफ़ी बैक तक गई हुई हैं, यानी कि 15 BC से स्टार्ट होती हैं जब आर्यंस जो थे ना उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आर्यंस कौन थे? आर्यंस वॉरियर थे, वो फाइट किया करते थे, वो फाइटर थे। वो सब कॉन्टिनेंट में आए फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन। याद रखें नॉर्दर्न रीजन से आर्यंस इंटर हुए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। आर्यंस आए वो नॉर्दर्न रीजन में सेटल हो गए। और अच्छा अब यहाँ क्या हुआ, आर्यंस आए बाहर से, उन्होंने जंग की, वो जीत गए, वो रहने लग गए। लेकिन साउदर्न पार्ट पर हम लोगों ने शुरू से देखा था कि ड्राविडियंस रहा करते थे। अब जो ड्राविडियंस थे ना वो साउथ में रह रहे थे, आर्यंस ने उन्हें इस बात को फौरन इग्नोर कर दिया, उन्होंने ख्याल ही नहीं रखा। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इंडियन के अंदर कम्बिनेशन हो गया दो रेसेस का यानी आर्यंस और ड्राविडियंस का। अब यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि जो एक कॉमन बात थी ना हिंदुस्तान के अंदर ना कोई भी चीज़ खालिस नहीं है, यानी कोई भी चीज़ उनकी अपनी नहीं है, वो हर चीज़ को बारो करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ ना तो मैं रिलीजन्स की बात करूँ, लैंग्वेज की बात करूँ, कल्चर की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, ये इंडियन के अपने नहीं है, यानी ये इन्होंने उधार ले लिए, बारो कर लिए दूसरे से। अब जब आर्यन आए, मैं अब इस बात को सेटिस्फाई कैसे करूँगी मैं बताती हूँ आपको। अब जब आर्यंस आए ना
सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो अपने साथ हिंदू रिलीजन को लाए। उनकी ज़ुबान संस्कृत थी और उनका अपना सोशो पॉलिटिकल और कल्चर वैल्यूज़ थे। अगर मैं कहूँ कि वो अपने साथ कास्ट सिस्टम लाए विद रेफरेंस टू रिलीजन, तो ये गलत नहीं होगा। अब वो कास्ट सिस्टम क्या थे? आर्यंस जो थे ना, वो लाए अपने साथ ब्राह्मण को, यानी ब्राह्मण को, ब्राह्मण उन्हें उर्दू में कहते हैं, ब्राह्मण होते हैं इंग्लिश में। वो लाए अपने साथ क्षत्रियस को। अब क्षत्रियस क्या है? लाइक इस वो आप कहते हो ना खस्त्री, इस टाइप ऑफ दैट। और फिर वो अपने साथ लाए वैश्यास को। तीन वो अपने साथ कास्ट लेकर आए थे, याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रियस और वैश्यस। अब वैश्यास जो थे ना, ये तीनों वो लेकर आए। अब द्रविडियंस जो साउथ में हमारे पास मौजूद थे, उन्हें क्या कहा गया? वहाँ के रहने वाले लोगों को नेटिव इंडियंस कहा गया। द्रविडियंस को आगे चल के हम डिटेल में देख लेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती जाऊँ दैट आजकल के भी, मतलब मैं आजकल के टाइम में भी, वो जो इंडिया में एक कौम रहती है जो सबसे निचली कौम होती है, जिसे वो मतलब उनका छूना भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उन्हें अपने मंदिरों में नहीं आने देते, मतलब एक बहुत नीच कौम, उससे उन्होंने द्रविडियंस कहा। अब जब आ गए आर्यंस, अपने साथ मजहब भी ले आए, तो उन्होंने अपने साथ जुबान भी लाई, यानी संस्कृत लाई। संस्कृत जो है वो इंडिया में जब आई तो वो इंडियन लैंग्वेज बन गई ड्यूरिंग देयर 700 ईयर्स लॉन्ग स्टे। अब ये लैंग्वेज क्यों बनी? आर्यंस जो थे ना, वो सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 700 साल तक रहे। अब वो वहाँ रहे, वो संस्कृत बोला करते थे, तो इस तरह संस्कृत जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई इंडिया की। लेकिन फर्दर हम देखते हैं कि बहुत मतलब लंबा टाइम इसके बाद भी आया कि संस्कृत को भूल गए लोग, बट क्योंकि एंशियंट था तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिवील हुई, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मूव करना शुरू किया। अब हम देखते हैं द्रविडियंस की हिस्ट्री को। द्रविडियंस जो थे ना, वो रूरल एरियाज में रहा करते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज उन्हें पता ही नहीं था कि अर्बन प्लेसेस होते क्या हैं। ऑन द अदर हैंड, इंडिया वाज इटसेल्फ अ रूरल सोसाइटी। अब यहाँ बताया गया कि इंडिया खुद भी एक रूरल सोसाइटी था। जितने भी इंडिया के अंदर लोग रहते थे ना, जो आर्यंस के अकॉर्डिंग, यानी आर्यन के मुताहिद थे ना इंडियंस, वो सारे सारे एग्रीगेरियन सोसाइटी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ने आर्यन ने एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग दिया था। अब क्योंकि आर्यन एग्रीकल्चर को लेके आए थे, आर्यन एक और चीज़ भी लेके आए, वो ख़ानदान लेकर आए। यानी कहा यह गया कि आर्यन से हमें मिलता है, ये जो ख़ानदान की जड़ें हैं हमें आर्यन से जाके मिलती हैं। आर्यंस क्या करते थे? उनके नज़दीक ये हुआ करता था कि जो फैमिली का सबसे बड़ा आदमी होता था ना, मतलब बुजुर्ग था, हुआ करता था, उसकी रिस्पेक्ट सारे मेंबर किया करते थे, सारे उसकी हर बात माना करते थे। तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को लेके फैमिली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कास्ट सिस्टम की तरफ। कास्ट सिस्टम जो था वो हम कह सकते हैं इसकी वजह से डेवलपमेंट हुई प्रोफेशनलिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब जो ब्राह्मण थे ना, वो प्राइस थे, यानी कि वो आप समझ लो आजकल हिंदुओं का वो क्या होता है, अब मेरे ज़हन में उतर गया है, पादरी। नहीं, पादरी तो नहीं होते, वो तो ईसाइयों के होते हैं। मंदिरों में क्या होते हैं, अच्छा चलो जो भी होते हैं, वो प्राइस थे। अब यहाँ पे एक बात बताई गई कि ब्राह्मण जो थे ना, वो आई थिंक पादरी कहलाते हैं मंदिरों के। अब प्राइस को उर्दू में क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से उतरा हुआ है। चलो वो जो भी थे, ब्राह्मण को समझा जाता था कि वो रिलीजियस मैटर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त के लोग सोचा करते थे कि अगर हम ब्राह्मण्स को बात बताएं ना, तो वो फ़ौरन से गॉड को बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन है खुदाओं से, देवताओं से उनका कनेक्शन है। उन्हें लगता था जो ब्राह्मण्स है ना, वो देवताओं की औलाद है। आज भी इंडिया में वो चल रहे होते हैं ना औलादों की कहानियाँ, तो वो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। अब मंदिर बनना शुरू हुए तो वो सारे सारे ब्राह्मण कास्ट के पास आ गए। याद रखिएगा, जो ब्राह्मण्स थे ना या हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर समझे जाते हैं हिंदुज़म के अंदर।
सेकंड जो सबसे बड़ी कास्ट समझी जाती है दैट इज क्षत्रियास। अब क्षत्रियास जो होते हैं ना, ये सेकंड बड़ी कास्ट है। अब ये कौन थे? अब ये जो थे ना, ये वॉरियर थे। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, उन्हें फतह किया और वहाँ पे हुकूमत की। आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या, ब्राह्मण्स के पास आ गए जी सारे मंदिर, सारे रिलीजियस चीज़ें, वो सारी ब्राह्मण्स के पास आ गई। अब क्षत्रियास के पास क्या आई, उन्होंने स्टेट अफेयर्स पे रन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कास्ट को हिंदुइज्म सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब यूँ समझ लें, करंट अफेयर आपके या स्टेट के अफेयर जितने भी थे ना, हुकूमती मामलात, वो सारे के सारे क्षत्रियास के पास आ गए डिफेंस को लेकर। तीसरी बड़ी कास्ट है जी वैश्यास। अब सबसे बड़ी कास्ट हमारे पास थी ब्राह्मण्स, सेकंड हमारे पास आए क्षत्रियास, थर्ड वन हमारे पास जो बड़ी चीज़ आती है दैट इज वैश्यास। अब वैश्यास क्या थे? अब ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे जी, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल काम हुआ करते थे ना, ये सारे सारे वैश्यास किया करते थे। तो इससे साबित ये हुआ कि आर्यंस ही से पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ एंशियंट इंडिया के अंदर। कैसे? देखिए, ब्राह्मण जो थे वो रूल किया करते थे टेम्पल्स बाय सुपरवाइजिंग देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी। क्षत्रियास जो थे वो मैनेज किया करते थे पावर को। वैश्यास जो थे वो मैनेज किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जो लास्ट पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम वाज नॉट फ्रॉम आर्यंस। अब एक और हमारे पास चीज़ आती है जी द्रविडियंस की। अब यहाँ के हमें बताते हैं कि नेटिव इंडियंस जो होते हैं वो आर्यंस नहीं है, उनकी कास्ट नहीं है, ये आर्यन ने ये कास्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, ये द्रविडियंस थे। अब देखिए, पावर आ गई, ब्राह्मण सारा कंट्रोल संभाल के बैठ गए मंदिरों के। क्षत्रियास जो थे वो पूरा पूरा पावर संभाल के बैठ गए। वैश्यास जो थे वो फाइनेंशियल काम करना शुरू हो चुके थे। पीछे रह जाते हैं बेचारे जो साउथ में बैठे हुए थे द्रविडियंस। अब द्रविडियंस क्या थे? वो गरीब लोग थे, उन्हें पता ही नहीं था। वो रूरल एरियाज के अंदर रहा करते थे, उनके पास कल्चर इतना ज़्यादा नहीं था। ऑन द अदर हैंड आर्यंस जो थे वो अर्बन एरियाज के लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने द्रविडियंस को ना एक वर्कर के तौर पर ट्रीट करना शुरू किया। उन्हें बहुत कम तर कौम समझा गया। द्रविडियंस जो थे उन्हें लेबल किया गया कि उन्हें कहा यह जाने लगा कि ये तो अनटचेबल हैं, यानी इन्हें कोई कास्ट छू नहीं सकती। सो वो उनके प्लेसेस से बाहर हैं, वो एक गंदी कौम है। आप समझ लो कि जो सबसे नीच कौम थी ना, वो द्रविडियंस बना दी गई। अब वो बेचारे काम भी करते थे, वो उनकी मार भी खाते थे, बट उनके मंदिरों में नहीं जा सकते थे। होते वो भी हिंदू हैं, बट उनकी कास्ट काफ़ी कमतर थी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जी पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम जो है वो सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग थी। पंचायत सिस्टम जो है वो स्मॉल काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ, जिसके अंदर 5 इंडिविजुअल हुआ करते थे और वो रिप्रेजेंट किया करते थे इस काउंसिल को। अब ये जो पंचायत सिस्टम थी ना, ये स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की यानी विश्वास की बनाई हुई थी। अब इसमें होता क्या था? इसमें होता यूँ था कि 5 लोगों को फुल पावर्स दे दी जाती थी। वो जो मर्जी फैसला करें, वो बातें सुना, जैसे जज करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो हर बात सुना करते थे और उसके अकॉर्डिंग फैसले दिया करते थे। बिजनेस अफेयर लाइक वो डिप्टी कमिश्नर, आज के टाइम हम कह सकते हैं कि जैसे डिप्टी कमिश्नर हो गया, तहसीलदार हो गया, ये जो काम करते हैं ना, ये सारे के सारे पंचायत किया करती थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जब आर्यंस आए थे, विश्वास पावर में ले रहे थे। अब यहाँ बताया गया कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी हमें एक मिलती है ज़रूरत, देखते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रीजनलिज्म की और मल्टीकल्चरलिज्म की। द्रविडियंस जो थे ना, वो नॉर्थ और साउथ में आके रहना शुरू हो गए, यानी साउथ से उठ के वो नॉर्थ की तरफ आना शुरू हो गए। इंडियन जो थे वो हमेशा से शुरू ही से नॉर्थ पे मतलब वो रूल कर रहे थे। जब पार्टीशन का टाइम आया इंडिया का, तो जो इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर थे ना, नॉर्दर्न रीजन जिन्हें हम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, वो यूनाइटेड उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा गया कि ये यूनाइटेड प्रोविंस है।
यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, प्रोविंस ऑफ पंजाब हो गया, नॉर्दर्न एरिया ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर, ये सारे इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिए। अब जो साउदर्न पार्ट्स रह गए थे उन्होंने मतलब वो एरियाज जो थे ना साउथ वाले, वो कम तरक्की याफ्ता थे। मैं अगर इसे बहुत सिंपल करूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मतलब तकसीम हुई, यानी अलग हुए दोनों ममालिक, तो इंडियन ने काफ़ी अक्लमंदी दिखाई। उन्होंने क्या किया, शुरू से ना नॉर्थ की तरफ काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी थी, वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका था। ऑन द अदर हैंड जो साउथ था वो बेचारा रुल रहा था, गरीब था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जब बना ना ये सब पाकिस्तान और इंडिया, तो इंडिया ने क्या किया, उन्होंने सारे नॉर्थ को अपनी तरफ कर लिया। अब नॉर्थ में क्या आता है, उत्तर प्रदेश आ गया, पंजाब के मुख्तलिफ सूबे आ गए, आधा हिस्सा कश्मीर का भी। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी थी तो इंडिया ने ना उन्हें अपने इंडिया में शामिल कर दिया। साउथ की तरफ गुर्बत थी बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, तो उसे उठा के पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इंडिया तो खुशहाल रहा जब आज़ादी मिली, हर चीज़। पाकिस्तान बेचारा पहले से अलग होके आया हुआ था, लोग हिजरत करके आ रहे थे, गुर्बत पहले ही बहुत ज़्यादा थी, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार रहा। सेकंड हमारे पास आता है जी लैंग्वेज इन एंशियंट पीरियड। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो आर्यंस थे ना, उन्होंने संस्कृत लाई अपने साथ। अब वो आर्यंस जो थे वो नॉर्थ में रहते थे, लेकिन जो साउथ साइड के पीपल थे ना, वो बहुत सारी लैंग्वेज बोला करते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मिक्सचर रहा करते थे। आज भी अगर आप देखो ना, इंडिया के अंदर जो साउथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तमिल हो गई, अब इंडिया में जो ज़ुबानें साउथ में बोली जाती थी वो थी तमिल, मलयालम, और ये ऐसी ज़ुबानें हैं जो आज तक बोली जाती हैं। याद रखें, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था ना, उसके अंदर 14 ज़ुबानों को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज कहा था, जिसमें उर्दू भी शामिल है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि उर्दू जो शामिल की गई, उर्दू जो थी उस पर बहुत सारे अल्फाज हिंदी के आ गए, बहुत सारे अल्फाज संस्कृत के आ गए। सो एक नई लैंग्वेज उनके सामने आई। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में उर्दू भी शामिल है। अब यहाँ आके हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर ना रीजनलिज्म करना बहुत मुश्किल है, यानी समझ लें इम्पॉसिबल है। इंडिया जो है वो अपने सिटीजन्स को यूनाइट नहीं कर सकता अंडर वन लैंग्वेज, उन्हें एक लैंग्वेज नहीं दे सकता। जैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो उर्दू है, तो हर तरफ उर्दू ही चलती है। तो लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सीन नहीं था, वो लोग नहीं कर सकते थे। अब देखें, अगर मैं कहूँ ना कि जब हिंदुस्तान को आज के दिन देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। इनका फेडरल सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। अगर मैं इन्होंने बार बार न्यू स्टेट बनाई लैंग्वेज को लेकर। फॉर एग्जांपल, जब आज़ादी का वक्त था ना, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो इंडिया के अंदर 10 स्टेट थी, 10 स्टेट्स हुआ करती थी, लेकिन आज उनके पास 27 स्टेट्स हैं, सेम प्रोविंस हैं। अब ये क्या हुआ, बिकॉज इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, हर एक की लैंग्वेज डिफरेंट थी, तो वो इस तरह डिफरेंट स्टेट्स बन गई। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं मेडिवल इंडियंस। अब ये जो एरा है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर। इस एरा के अंदर मुस्लिम्स इंटर होते हैं अराउंड 1000 ईयर्स को। ये मतलब ये जो एरा है ना, ये 1000 ईयर्स के महीत है, यानी फैला हुआ है उस पर। मुस्लिम्स दाखिल हो गए इस रीजन में मुख्तलिफ मुल्कों से उठ के। अब जो पीपल थे ना, वो सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने बाद में रूल करना स्टार्ट किया। लाइक अरब हो गए, तुर्क हो गए, पर्शियन हो गए, अफगान हो गए और मुगल्स हो गए। अब यहाँ पे एक बात है जी इंटरेस्टिंग, जो आपको नोट करनी चाहिए, कि जो पीपल थे ना वो कॉन्करर बन के आए, यानी जो मुस्लिम्स थे ना वो कॉन्करर बन के आए हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने अपने साथ कल्चर लाया। अब जितने भी हम लोग देख रहे हैं ना, जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर आए वो सारे अपना कल्चर लेके आते थे, अपना ज़ुबान लेके आते थे, अपने पावर पॉलिटिक वो सारा कुछ लेके आया करते थे। इस तरह जब मुस्लिम्स भी आए ना, वो भी अपने अलग कल्चर लेकर आए।
अब उन्होंने, मैं अगर यहाँ पे कहूँ ना कि वो अपने डिफरेंट लोकल कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया करते थे। अब टर्किश फूड हो गया, टर्किश क्लॉथ हो गए, टर्किश लैंग्वेज हो गई। अगर उन्हें कंपेयर करें वो मुख्तलिफ होंगे अरब से, पर्शियन से, अफ़गान से और मुग़ल से। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है जो एंशियंट इंडियंस हैं ना वो एग्रीगेरियन थे, क्योंकि अभी बात की एरियंस की, तो वो ये सारे काम किया करते थे। जो मेडिवल इंडियंस थे वो अर्बन कल्चर सोसाइटी थी, यानी कि जो मुस्लिम्स आ रहे थे ना इस कल्चर के अंदर वो अर्बन थे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी तरक्की पसंद थे और वो अर्बन एरियाज में रहा करते थे और उन्हें पता था कि अर्बनाइजेशन होती कैसे है। उन्होंने आते साथ ही पंचायत को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जाएं जी काम करें। उन्होंने एक मुख्तलिफ चीज़ें शुरू की, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ, काफ़ी लेंथी लेक्चर्स है आपके। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।